Now, globalization. But here, globalization means integrating our economy with the worldwide economy. It means when our economy is open for everyone for the purpose of trade, sale and purchase of goods and services is known as globalization. And but whatever and the aim of globalization is to free trade between two countries, means unrestricted flow of goods and services. Okay beta, now we have to study about policy strategies promoting globalizations of the Indian economy. मतलब बेटा ऐसा क्या वजह था, क्या रीजन थे, किस मतलब क्या क्या चीज़ें की गई जिसकी वजह से ये और अधिक ग्लोबलाइजेशन होने के चांसेस हुए या उसको इन्फ्लुएंस किया गया ग्लोबलाइजेशन के लिए इंडियन इकोनॉमी में। बेटा उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए पहला पॉइंट जो था, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो पहले क्या था, हमारी इकोनॉमी क्लोज थी, जितना भी इन्वेस्टमेंट होता था इंडस्ट्रीज़ में या फैक्ट्री लगाने में, वो सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट मतलब हमारे यहाँ की पब्लिक सेक्टर यूनिट चलाती थी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन करने से ये हुआ बेटा कि इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन रेज्ड फ्रॉम द इनिशियल 40% और अब वो है 51% से लेकर के 100% तक भी है। मीन्स कोई भी व्यक्ति हमारे कंपनी यहाँ इंडिया में 51% तक भी ले सकता है शेयर और 100% भी लगा सकता है पैसा किसी कंपनी में। तो इन 47 हाई प्रायोरिटीज इंडस्ट्रीज जो थी बेटा, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 100% तक अलाउ था, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। और एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस को भी अलाउ था फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने का अप टू 100%। और बेटा इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने भी इन्फोर्स किया और कॉम्प्लायंसेस किया गया, मतलब बनाया गया। जो फेमा था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसने भी हायर प्रायोरिटी दिया इन चीज़ों में ताकि फॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी आके हमारे कंट्री में बिजनेस कर सके। फेमा का बड़ा फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बड़ा सेकंड हमारा क्या है, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। बड़ा इसमें क्या था, ग्लोबलाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो था पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपीज़ हैज़ टू बी अलाउड फॉर फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाते थे फॉरेन करेंसीज में उस समय, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट इंटरेस्ट ऑफ डिविडेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर बेटा जो रेमिटेंस ऑफ फैमिली एक्सपेंसेस, यानी कि जो पैसा एक देश से दूसरे देश में लोग अपने परिवार को भेजते हैं खर्च के लिए, ये सारे ट्रांजेक्शन्स थे। तो जो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी थी वो रिफ़र करता है सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एट द मार्केट प्राइस। मतलब बेटा को जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो फॉरेन करेंसीज का भी जो है ना चेंज करना वो ज़्यादा होगा। तो मतलब बेटा क्या है कि आराम से जब हम किसी भी दूसरे कंट्री से मंगाएंगे सामान, इंपोर्ट करेंगे, हम उसको उस कंट्री की करेंसी में देंगे पैसा। वैसे हमारी कंट्री करती है एक्सपोर्ट किसी दूसरे कंट्री को, तो वो कंट्री इंडियन रुपीज़ लेकर के पे करती है पैसा या हमको फॉरेन करेंसी मिलती है। तो फॉरेन करेंसीज़ को अर्न करने के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट या ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसीज़ का फ्लो होगा, अदरवाइज़ नहीं। बेटा फिर नेक्स्ट हमारा है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। बेटा इकोनॉमिक रिफॉर्म में ये कंफर्म किया गया कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लंबे समय तक चलनी चाहिए, लगभग 5 साल। बेटा उसमें क्या है, लिबरल पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। इस पॉलिसी में जब रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाएगा फॉरेन ट्रेडर्स के ऊपर से और कंपटीशन को बढ़ावा दिया जाएगा, कुछ चीज़ों को छोड़ करके बाकी सभी चीज़ों का फ्री ट्रेड होना चाहिए दो कंट्रीज़ के बीच। ये है ग्लोबलाइजेशन। अगर ऐसा करना है तो ग्लोबलाइजेशन करना ही पड़ेगा। एंड बेटा नेक्स्ट है रिडक्शन इन टैरिफ्स। रिडक्शन इन टैरिफ्स आई टोल्ड यू कि टैक्स रेट को बोलते हैं टैरिफ।
बेटा उसमें कमी करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि कंपटीशन बढ़े, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, तो हमें टैरिफ रेट यानी टैक्स रेट कम से कम रखने चाहिए, या यूँ कह लीजिए कि हटा देना चाहिए, ताकि हमारी कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आसानी से गुड्स एंड सर्विसेज का सेल परचेज हो सके। और बेटा एक लास्ट पॉइंट और है, विड्रॉवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। जो पहले थी ना क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस, अगर आपको पहले बात कोई सामान मंगाना नहीं विदेश से, अगर मंगाना भी है तो 1 पीस 2 पीस 5 पीस लिमिट था। अब क्या कर दिया गया, नो लिमिट, अनलिमिटेड, जितना भी चाहिए आप उतना सेल या परचेज कर सकते हैं बिटवीन टू कंट्रीज। नाउ we will going to study about the merits and demerits of LPG policies. First of all, we will discuss about the merits of LPG policy, means LPG policies के बेटा क्या फ़ायदे थे। तो बेटा फ़ायदा था पहला, वाइब्रेंट इकोनॉमी। बेटा वाइब्रेंट इकोनॉमी का मतलब होता है जब किसी इकोनॉमी में ग्रोथ शुरू हो जाए, उसका जीडीपी बढ़ना शुरू हो जाए, तो यह इंडिकेट करता है कि वो इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अगर जीडीपी बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी ग्रो करती जा रही है। तो यही कहा जा रहा है कि एलपीजी पॉलिसी के बाद हमारी इकोनॉमी का जो जीडीपी हमारी कंट्री का था वो 8% ग्रोथ करना शुरू कर दिया। इसलिए ये कहा जा सकता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करने लगी एलपीजी की वजह से। तो ये पहला फ़ायदा मिला हमको। दूसरा बेटा क्या था, स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मतलब कि बेटा एलपीजी पॉलिसी ने इस प्रकार से काम किया कि ग्रेट स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द इंडियन इकोनॉमी, मतलब उसमें बढ़ोतरी हुई, उसमें बढ़ावा आया। जैसे कि इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री में थोड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें बढ़ावा हुआ, यानी हमारी कंट्री में आईटी सेक्टर में का भी काम बहुत ज़्यादा निकला ड्यू टू एलपीजी। नेक्स्ट बेटा है अ चेक ऑन इन फिजिकल डेफिसिट। बेटा फिजिकल डेफिसिट का बहुत ज़्यादा डर था हमारी कंट्री में, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कर पाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। पहले हमारी कंट्री में 8.5% था जीडीपी इन डिफ्लेशन, ठीक है बेटा, हम बात रही फिजिकल डेफिसिट की बात, जो कि 8.5% बहुत ज़्यादा था। जीडीपी का 8.5% था हमारा फिजिकल डेफिसिट, जो कि अब कितना हो गया है 3.5% ऑफ जीडीपी। नेक्स्ट बेटा क्या है हमारा, चेक ऑन इन्फ्लेशन। बेटा इन्फ्लेशन क्या था कि owing to a great flow of goods and services in the economy, the rate of inflation has been lowered. इन्फ्लेशन होता है बेटा तेजी आ जाना दाम में, ठीक है। तो बेटा वही कहा जा रहा है कि 2011-12 में से ले करके 13-14 में अगर तुलना की जाए तो 6 से 9% पर एनम था हमारा इन्फ्लेशन रेट, जो कि 18-19 में 3.4% हो गया। तो कम हो गया इन्फ्लेशन रेट, महंगाई बढ़ी, घट गई थोड़ा, तो ये बहुत अच्छी बात थी। तो ये बोला गया कि इट मे बी नोटेड दैट हाई इन्फ्लेशन लीड टू अ राइज इन द इंटरेस्ट रेट इम्प्लाइंग अ राइज इन द कॉस्ट। बट जाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जितने भी बिजनेसमैन ने लगाया है पैसा लोन ले करके, खर्चे बढ़ जाएंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे वो, खर्चे बढ़ेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो बाज़ार में जो भी गुड्स हैं उनकी प्राइसेस राइज कर जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो वही कहा गया है कि 2011-12 से लेकर 13-14 में स्टडी की गई तो वो रेंज थी 6 से 9% की रेंज थी, जो कि 18-19 में 3.4% हो गया इन्फ्लेशन रेट। फिर बड़ा फिफ्थ पॉइंट है कंज्यूमर सोवेरेनिटी। मैं बता छोड़ा पहले, कंज्यूमर मतलब होता है जो हम लोग कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, जो चीज़ों खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं। सोवेरेनिटी होती है बेटा आज़ादी, स्वतंत्रता। मैंने बताया था पहले आपको ना कि आपको पहले टेलीफोन लगवाना था तो बीएसएनएल ही था, अप्लाई कर दीजिए और 2-3 साल भूल जाइए, 2-3 साल बाद ही नंबर आएगा आपका, तब आपका टेलीफोन कनेक्शन लगेगा। फिर मोबाइल सेवा जब शुरू हुई बेटा तो भी बीएसएनएल सेल 1 था, बीएसएनएल। लेकिन आज के डेट में क्या है बेटा, आज का समय फ्री है, आज़ाद है, वो चाहे एयरटेल लगवाए चाहे टाटा लगवाए, मतलब कोई भी कंपनी जो चल रही हो मार्केट में इस समय वो ले सकता है, रिलायंस का ले, ठीक है, जियो फ़ोन जो आ रहा है वो भी, मतलब वट जो भी मार्केट में अवेलेबल है। तो मीन्स कस्टमर बेटा फ्री है कि वो किसी भी क्वालिटी का, किसी भी रेट का, किसी भी टाइप का, जिस प्रकार की चीज़ों की उसको ज़रूरत हो वो अपना फ्री है और चूज़ कर सकता है अपने हिसाब से प्रोडक्ट को, जो कि पहले ऐसा नहीं था।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। बेटा देखो, पहले हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ही कम था क्योंकि उस समय एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट नहीं हुई थी। और एलपीजी में जब बताया ना ग्लोबलाइजेशन हुआ तो हमारा वर्ल्ड ट्रेड बढ़ने लगा, मींस इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ा। अब बेटा आती है बात नेक्स्ट पॉइंट, फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बट डोमेस्टिक इकोनॉमी वाज नॉट जनरेटिंग इनफ ऑफ सरप्लस फॉर री इन्वेस्टमेंट, यानी डोमेस्टिक इकोनॉमी की वजह से इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं होता कि हम फिर से इन्वेस्ट कर सके। लेकिन यही बेटा क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो अब हमको ज़्यादा इनकम होने लगी प्रोड्यूसर्स को, तो अब वो पैसा और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे। ठीक है, और जो भी उनकी पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो एब्सलीट होने लगी, तो वो हाई टेक्नोलॉजी लाते थे, सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी लाते थे, क्योंकि अब उनको इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिट करना होता था। बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। बेटा इसमें क्या था कि हमारे एलपीजी के आने की वजह से ओवरऑल जो थी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी कंट्री की वो काफ़ी बढ़ गई और वर्ल्ड में एक बड़ी इकोनॉमिक पावर के रूप में शो होने लगी। बट ये रिकॉग्निशन सिर्फ डेवलप्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड में, मतलब इंडियन इकोनॉमी का मतलब बात नहीं थी रैंकिंग की, इसकी रैंकिंग होने लगी इंडियन इकोनॉमी में कि कुछ अच्छी रैंक पे आ गया हमारा इंडिया, बल्कि बेटा इन्वेस्टर्स को भी ये भरोसा हो गया कि यस इंडियन मार्केट या इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे या हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा और हमको ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। तो वो एक ऐसे रैंकिंग में आ गया इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ एलपीजी पॉलिसी। एंड नेक्स्ट इज अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो मैंने बताया था आपको कि हमारे कंट्री में पहले क्या था, जब एलपीजी नहीं थी तो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर में पीएसयूज काम करते थे, मीन्स पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो रेफरेंस क्या थी, उनकी मोनोपोली थी, कोई कंपटीशन नहीं था, कोई इनोवेशन नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी अपडेशन नहीं था, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं थी। लेकिन एलपीजी आने से बेटा क्या हुआ, एन नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्वेस्टर्स आगे मार्केट में, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो मोनोपोली खत्म हो गई उनकी। आज कॉम्पिटिटिव मार्केट है, वैरायटी ऑफ गुड्स हमारे पास अवेलेबल है, हम चाहे जो उसमें से परचेज कर सकते हैं। थोड़ा ये सारे कुछ हमारे बेनिफिट्स थे एलपीजी के। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़। बट हर चीज़ की कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ खराबियाँ भी होती हैं, तो वही हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है एलपीजी पॉलिसी का। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा आ रहा है नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। बेटा ग्लोबलाइजेशन होने से लोग इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे गुड्स बनाते जा रहे थे और एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से उसके प्रोडक्शन काफ़ी हैम्पर हुआ और जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम होने लगा। और उसकी वजह से बेटा रूरल और अर्बन पीपल्स की इनकम में काफ़ी चेंजेस आ गया और बहुत दूरियां हो गई इनकम के हिसाब से, मतलब बहुत अमीरी गरीबी का फासला बढ़ गया बेटा। और यहाँ पे जो हमारा वजह थी ये थी ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी की वजह से ही ऐसा हुआ हमारी कंट्री में। और हमारे देश में इसलिए गरीबी जो है थोड़ा बढ़ गई, क्योंकि जो रूरल पीपल्स थे वो और भी गरीब हो गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गया। और बेटा जब एग्रीकल्चर पिछड़ेगा, पीछे होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर ही बेटा वो सेक्टर है जो इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। एग्रीकल्चर ही जो भी लेबर सप्लाई करता है, वो भी लेबर सप्लाई वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही हो के लोग जाते हैं इंडस्ट्री सेक्टर में काम करने लगते हैं। और यहाँ तक कि जो भी डिमांड है ट्रैक्टर की, थ्रेशर की जो बनाती है इंडस्ट्रीज़, उसका यूज़र्स भी एग्रीकल्चर वाले ही हैं। और बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। तो जो भी एलपीजी था पॉलिसी, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी ग्रोथ वगैरह हुई वो एक कंसंट्रेटेड एरिया में हुई, मतलब अर्बन एरियाज़ में हुई। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि अर्बन और रूरल में काफ़ी डिफरेंस आ गया। वेलफेयर की बात कर लीजिए, इकोनॉमिक कंडीशन की बात कर लीजिए,
या और भी किसी चीज़ के बारे में आप बात करेंगे आप, तो उन दोनों के बीच में काफ़ी अंतर आ गया रूरल और अर्बन में, एंड इट जस्ट बिकॉज ऑफ एलपीजी। क्योंकि बेटा देखिए जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आईटी सेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे शहरों में लगते थे, बड़े शहरों में लगते थे, तो जिसकी वजह से रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट नहीं हो पाता था, बल्कि बड़े बड़े शहरों में वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा। और बेटा नेक्स्ट हमारा है थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म मतलब क्या है बेटा, कि पहले हमको बताया कि ब्रिटिशर्स ने कि हम कॉलोनी थे इंडिया, अब इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म हुआ, मतलब कि बेटा एमएनसीज जो थी वो इंडियन मार्केट में आकर के काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी के सामान काफ़ी लो रेट में सेल करती थी। इसकी वजह से हमारे डोमेस्टिक मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट का बिकना बहुत ही कम हो गया, उनको नुकसान लगने लगा उससे, या वो उनसे कंपटीशन लेने लायक नहीं थे इंडियन मार्केट वाले। इसलिए डोमेस्टिक मार्केट में हमारी डिमांड प्रोडक्ट्स की कम होती थी, बल्कि फॉरेन कंट्रीज़ के प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हुआ करती थी, और वो हमारे कंट्री में ज़्यादा बेच पाते थे सामान। फिर बेटा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। और बेटा इसमें क्या होता था कि बहुत सारे वैरायटीज़, बहुत सारे ब्रांड्स हमारे इंडियन मार्केट में आ गए, और हमारे यहाँ के लोग वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर के, जैसे आप देखते हैं ना क्रेडिट कार्ड वगैरह, पहले क्या था पैसा है तो सामान खरीदा, नहीं तो नहीं खरीदा, इनकम के हिसाब से। आज क्या एक दिखावापन है लोगों के अंदर, लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, मतलब पैसा नहीं उधार लेके सामान खरीद रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो गया बेटा, कंज्यूमरिज्म बढ़ गया, मतलब लोगों का उपभोक्तावाद होना, यानी कि लोग अधिक से अधिक सामान खरीद रहे हैं, इनकम के बियॉन्ड भी जाकर सामान खरीद रहे हैं। तो मीन्स वी आर बिकम अ गुड और बिग कंज्यूमर फॉर दी फॉरेनर्स और फॉर दी फॉरेनर प्रोडक्ट्स, इम्पोर्टेड गुड्स के। तो ये भी एक बुरा प्रभाव पड़ा हमारी कंट्री पे। लूप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस, बेटा इसमें क्या हुआ कि ग्रोथ तो हुआ, लेकिन बेटा ग्रोथ जो हुआ वो ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो पाया। मीन्स हमारे टर्शरी सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ हुआ, आईटी सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ हुआ, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन में ग्रोथ कम हुआ ड्यू टू लो ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर पिछड़ गया बेटा, इसकी वजह से रॉ मटेरियल्स और भी सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ को मिलना मुश्किल होने लगी, तो वो उसका भी प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गया। लेकिन हाँ ये है कि इसकी वजह से हमारा जो आईटी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, ये काफ़ी तेज ग्रो किया है। तो इसी को बोलते हैं लूप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस, यानी कुछ जगह तो अच्छा ग्रो हो रहा है, कुछ साइड नहीं ग्रो हो रहा है, तो ये है लूप साइडेड ग्रोथ। एंड बेटा लास्ट इज कल्चरल इरोजन। बेटा संस्कृति का पिछड़ जाना, पिछड़ापन। बेटा हमारी जो कल्चर है, इंडियन कल्चर बेटा बहुत ही बेस्ट कल्चर माना जाता था पूरे वर्ल्ड में, लेकिन एलपीजी के बाद इसका भी में भी कमी आ गई, गिरावट आ गई, क्योंकि बेटा लोग पैसे के आगे, पैसे से ही हर चीज़ को कंपेयर करते थे। मतलब अपने किसी भी इंसान के जो भी लाइफ है, हर पैरामीटर को वो सिर्फ पैसे से ही कंपेयर करते थे। और बेटा पहले क्या था हमारी कंट्री में, लोग एक दूसरे के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। आज क्या है बेटा कि मनी अर्न करने के चक्कर में लोग अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बस वो लोग सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और उसकी वजह से वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था हमारी कंट्री में। पहले हमारी कंट्री में बेटा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप प्रायोरिटी पे होती थी rather than earning. But right now earning is a top priority for the peoples of our country rather than fulfilling the responsibility of their families. And loyalty towards the family and loyal towards the society, which used to be stronghold of the Indian social culture, has been discarded. बता रहे आपको ना, हमारे कल्चर में हमारा फैमिली, हमारी सोसाइटी, हमारा कंट्री, ये सभी चीज़ बहुत ही बड़ा मतलब रोल प्ले करता था हमारे इंडियन कल्चर के लिए। लेकिन बेटा अब क्या है कि ये सब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है या कम होता जा रहा है, एंड इट जस्ट बिकॉज ऑफ एलपीजी। तो दीज आर सम demerits of LPG. Now my chapter is over. I hope you all enjoyed this video.
all of you subscribe my channel and share it and get latest videos on various other chapters. Thank you.